बना के दे देंगे सब कुछ यार, हम कर तुम बैठ। लेकिन सुनो आई थिंक ये होंगे लाइव नहीं होंगे एक लोकतंत्र के महापर्व में कल 26 तारीख को प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है। उसमें अपनी खजुराहो की लोकसभा भी कल मतदान यहां पर भी संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए मतदाता भाई और बहनों ने जिस प्रकार से कल आशीर्वाद दिया है और अच्छा मतदान करने का जो प्रयास किया है, इसलिए सभी मतदाता भाई और बहनों का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक बूथ लेवल तक मंडल और जिले के हमारे सभी पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र तो है ही, और चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने में प्रशासन का, शासन का, हमारे पत्रकार मित्रों का, समाज के उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई है, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग विशेष तौर पर देश के अंदर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस प्रकार से बातें उन्होंने जनता के बीच लाने का प्रयास किया है कि सेन पित्रोदा के बयान जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स के बहाने जो बात करने का प्रयास किया है, इस पर मैं मीडिया के मित्रों के साथ कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने, ये कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने आपके पूर्वजों की संपत्ति घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि सेन पित्रोदा ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट और उसका मकसद साफ है कि बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करके इसे अल्पसंख्यकों में उनके बीच वितरित करने का इरादा जो कांग्रेस का है, ये इस देश के अंदर देश की जनता इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इनके लिए प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राथमिकता देश के गरीब है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी 4 जातियां हैं: गरीब, महिला, किसान, नौजवान। और देश को सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के अंदर 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए। अब आप देखिए कि कांग्रेस, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। और ये अमेरिकन टैक्स क्यों आपके दिमाग में आ रहा है? जिस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर
भारत के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के केवल नारा नहीं से साकार रूप देने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार एक दीवार बनकर के जो खड़ी है, कांग्रेस के इस प्रकार के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देने की भी गारंटी मोदी है। कांग्रेस पार्टी के चेहरे से पूरी तरह नकाब उतर गया है जब से पित्रोदा का बयान आया है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के सलाहकार जो सेन पित्रोदा है, जैसे छोटे छोटे टाइम बॉम्ब कांग्रेस में बैठे हैं, जो देश के बाहर जाकर भारत में षड्यंत्र के धमाके कर रहे हैं, भारत में आम आदमियों को जेब खाली करने के लिए 45 से 55% विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस जो कर रही है, और सेन पित्रोदा जिस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी इस टैक्स पर घोर विवाद है। अमेरिका के 6 राज्यों में इस टैक्स को वसूली करने की व्यवस्था है, लेकिन लूटो और शासन करो, ये पुराना कांग्रेस का कैरेक्टर है। कांग्रेस के मूल जीन्स में ही यह जो अंग्रेज देश से चले गए, लेकिन अंग्रेज देश के अंदर जो विरासत छोड़ के गए, जो कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी फूट डालो राज करो, तो इस आधार पर लूट और शासन करो की नीति पर चलने वाली इटालियन कांग्रेस मुंगेरीलाल के सपने जरूर देखें, लेकिन इस टैक्स को भारत में लागू करने की बात करने का जो प्रयास कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक और गंभीर है। एक तरफ ये टैक्स लादकर आम जनता को आप तबाह करेंगे, आपकी संपत्तियों को जबरन कब्जे में लेंगे, फिर घुसपैठियों को देंगे जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस तभी लागू कर चुकी होती। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों के अंतर्गत 5 लाख रुपए का तक का आपकी जो आय है, उस पर कोई टैक्स नहीं देने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। लेकिन सेन पित्रोदा की स्कीम कांग्रेस सत्ता में आकर लागू कर दे तो आपको 1 लाख रुपए पर भी आय का 30% से ऊपर टैक्स देने का ये प्रावधान करते हैं। और इसलिए आज इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के टैक्स को लागू करने का जो प्रयास सेन पित्रोदा के बयान के माध्यम से हो रहा है, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस देश के अंदर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत, क्यों कोई जमीन नहीं बची है, किसी प्रकार का जनता का समर्थन अब नहीं है, जनता ने नकार दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रयास आज कांग्रेस कर रही है। ये विरासत का एक हिस्सा इसके परिप्रेक्ष्य में जाते हैं कि सोनिया इंदिरा गांधी के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का हिस्सा उनके बच्चों के मिलने से पहले सरकार ने छीन लिया था। तो कांग्रेस ने पहले भी ऐसे कानून बनाया था, लेकिन अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर कानून को खत्म कर दिया था और इंदिरा गांधी की पूरी संपत्ति बिना टैक्स दिए अपने नाम कर ली। कांग्रेस नेता देश की जनता पर विरासत टैक्स लगाकर उनकी आधी संपत्ति लूटना चाहती है। आज इसलिए देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी ये कांग्रेस का प्रयास है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे
तब भी उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मोदी कहते हैं कि देश के हर गरीब, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वर्ग का है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयासों के मंत्र पर हम काम करेंगे। तो आज गरीब कल्याण की योजनाओं में करोड़ों करोड़ परिवारों का अगर जीवन बदला है तो उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहनों के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, ये वो भी जानते हैं। और इसलिए आज कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर जनता की कमाई और संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना कि उनकी सरकार बनने पर कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितना धन है, कितने मकान हैं, उन सब की जांच कराई जाएगी। ये कांग्रेस के शहजादे आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके घोषणा पत्र के अंदर अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें ओबीसी दर्जे में लेकर के आएंगे। ये इतना गंभीर मामला है कि हमारे देश के ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहन, चाहे वो कुशवाहा समाज के होंगे, यादव समाज के होंगे, पटेल समाज के होंगे, गुज्जर समाज के होंगे, गडरिया होंगे, धाकड़ होंगे, प्रजापति समाज के लोगों के आरक्षण को छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को देने का मन बनाकर कांग्रेस बैठी है। कांग्रेस यह भी सर्वे कराना चाहती है कि नौकरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए जो रकम बचा कर रखी है उसकी भी जांच कराना चाहती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की यह सोच, माओवादी सोच, जिसके आधार पर ऐसा ही करके पहले न जाने कितने ही देश बर्बाद हो चुके हैं, और अब यह पार्टी कांग्रेस इंडी गठबंधन भारत में लागू करना चाहती है। जनता की मेहनत की कमाई पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। देश की जनता को लूटने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की कांग्रेस की सोच, जिसको जनता ने सिरे से खारिज करते हुए एकदम इस देश से नकार दिया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। और लगातार आज जनता के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का सबका मिलकर के प्रयास हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात इस अवसर पर और मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो कल ही फैसला चुनाव के चलते समय आया, बहुप्रतीक्षित था। कांग्रेस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारा है, या इंडी गठबंधन के लोगों को नकारा है, अपनी हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, कैसे बहानेबाजी की जाए, इस पर ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल, ये जो प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया है, प्रजातंत्र को इसके कारण से बड़ा नुकसान पहुंचा है। और भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है, उसे आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस, इंडी गठबंधन, विपक्षी राजनीतिक दल, इस प्रकार के नेताओं ने देश के अंदर किया है। इसलिए
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा, भ्रम और असत्य की विपक्षी साजिश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाया। मैं सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ईवीएम के बारे में दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष को उन्होंने देश के सामने बहुत स्पष्ट कर दिया और यहां तक कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बादलों से खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम से कोई छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं हो सकती। ये कांग्रेस के तथाकथित नेता, जिसमें मध्य प्रदेश के श्रीमान कंटाधार दिग्विजय सिंह जी भी लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे, लगातार प्रहार कर रहे थे। दुर्भाग्यजनक है कि अपने स्वार्थों के लिए संवैधानिक संस्था, संवैधानिक दायरे में काम करने वाली संस्थाएं जो लगातार देश में एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी संस्थाओं पर भी आक्रमण करने का जो प्रयास कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी संस्था जो काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करती है। जब चुनाव में कोई संशोधन करने होते हैं, कोई सुधार करने होते हैं, तो देश में व्यापक चर्चा होती है, चर्चा हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय से लेकर के कोई भी बात संवैधानिक संस्था के कहने के बाद भी कांग्रेस का लगातार नकारना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अपने हार के डर को इस प्रकार का संदेह पैदा करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र और कांग्रेस के बारे में जनता जनार्दन ने इन सारी बातों को बहुत गहराई से समझा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कांग्रेस को इस प्रकार का ठीक से जवाब दिया है। चुनाव ईवीएम से ही होंगे और इसमें किसी प्रकार की ऐसी न संभावनाएं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत इसको साफ करने का काम देश के अंदर किया है और जो व्यवस्था भी माननीय न्यायालय ने दी है कि 1, 2, 3 नंबर पर आने वाले जो दल है उन्हें लगता है तो 1% के तहत ईवीएम के जो वीवीपैट होता है उसकी वो जांच उसमें हो सकती है। इसलिए न्यायालय ने इन सारी चीजों को साफ किया है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र और कांग्रेस का देश के संविधान पर, देश के कानून पर विश्वास न रहते हुए ये साफ तौर पर उजागर हुआ है। इतना ही कुछ बात मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों के समक्ष रखनी थी और मैं पुनः एक बार, आपने भी भरती तपती धूप में, कल 42-43 टेम्परेचर था, आपने भी लगातार भागदौड़ करके, हम भी भाग रहे थे, आप भी भाग रहे थे और आपने भी लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं और समाज का, सामाजिक संस्थाओं का, जिन्होंने मतदान कराने में प्रयास किए, उन सभी भाई और बहनों का, सभी संस्थाओं का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगामी पारी 13 तारीख को मतदान पूरा होगा मध्य प्रदेश का, 4 जून को परिणाम आएंगे, तो 4 जून के बाद हम सभी पत्रकार मित्र उन्हें फिर मिलेंगे और बाकी ओवरऑल सारे चुनाव की व्यवस्था के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है तो पूछ सकते। भाई साहब एक सवाल है मेरा। हाँ, भाई साहब ये विरासत का क्या जमीनों पर भी लगेगा कि किसानों की? ये तो उन्होंने जो कहा है कि जो अमेरिकन टैक्स है उसके अंदर ऐसा है कि आदमी के जाने के बाद केवल 25% उसको मिलेगा और बाकी सरकार को जमा होगा। तो उसमें तो सारी चीजें आती हैं, उसमें जमीन भी आती है, उसकी संपत्ति भी आती है। तो अमेरिकन टैक्स है ये, जिसको लेकर के वो आइडियल मानते हैं और इस आइडियलनेस को भारत के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वही अंग्रेजी सोच की मानसिकता है जो इनके खून में है। भाई साहब ये जो अभी 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है, क्या मानेंगे, क्या समीक्षा की है? ये पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक तो जैसे अपने आप अगर अपन देखते हैं तो शादियों का सीजन
बड़ी संख्या में शादियां थी। अब ये थोड़ा उस समय जब डेटें तय होती हैं, इलेक्शन कमीशन को इन बातों को देखना चाहिए। तो ये वास्तव में कल इस पर तो बड़ा मन को भी पीड़ा हुई कि इतने लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, बरातें लेकर के गए, लौट के भी आए तो थके मांदे हैं। तो एक बड़ी संख्या में मतदान इससे प्रभावित हुआ है। 42-43 टेम्परेचर था, एक छोटा सा परसेंटेज इसका भी हो सकता है। लेकिन एक गंभीर बात जो जब लोगों से हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस का जो बेस कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो वो डिमोरलाइज हो रहा है। तो एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए। राजनीति है, जीत और हार चलती है, लेकिन इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं हुई है। एक बात आज मैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत उन बातों को सामने रखा है, लेकिन एक मतदान का प्रतिशत जो प्रभावित हुआ है, जो मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स का हम जो प्रिजर्व करके रखते हैं और मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि मोबाइल प्रतिबंधित कर रखा है, अंदर नहीं जा सकता। यंग जनरेशन को तो ज्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिजी लॉक उसके अंतर्गत रखते हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं कि देखिए ये मेरा आइडेंटिटी। अब उसको माना नहीं जा रहा है। तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं 3 से 4% लोग ऐसे भी वापस चले गए। अब लेकर के नहीं आए, प्रत्यक्ष फिजिकल लेकर के नहीं आए, डिजी लॉक में है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कानून है कि आप नहीं ले जा सकते। तो इस पर भी हम भी लिख रहे हैं कि आगामी फेज में कम से कम, क्योंकि ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इसको अनुमति है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है। तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये, हाँ, मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इससे मान्यता मिलनी चाहिए। तो 3-4% मतदान तो मैं ऐसा मानता हूं। तो मुझे इतने कंप्लेंट्स आए कि भाई साहब ये इसको मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो कह रहे कि साहब कानून है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, या तो बाहर व्यवस्था रखो कि इसका हमने देख लिया है, चले जाओ अंदर। तो ये भी एक इसके कारण से कुछ प्रतिशत प्रभावित हुआ है। लेकिन जनता ने फिर भी इतने घोर गर्मी के बाद और कई तरह की शादियों और उसकी व्यवस्था, कई जगह तो बारात आई और सीधे पोलिंग सेंटर पर गई, मतलब दूल्हा दुल्हन सब पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए। ये भी लोगों ने किया। मतदान के प्रति लोग जागरूक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, समाज के और भी सामाजिक संगठन भी लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन चूंकि लोग कहीं ना कहीं इन चीजों में इधर उधर होने के कारण से भी मतदान प्रभावित हुआ है। फिर भी अपनी लोकसभा में और जगह भी जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं।